नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड की खबरों में एक बड़ी खबर आ रही है। रुद्रप्रयाग के दौरे पर सीएम धामी। विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास। स्वयं सहायता समूहों के साथ सीएम करेंगे मुलाकात। बड़ी खबर, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। उद्यमियों के साथ भी बातचीत करेंगे सीएम धामी। स्टार्टअप के लोगों के साथ सीएम बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के साथ भी मुलाकात होगी सीएम धामी की। लाभार्थियों से मुलाकात और आगे कैसे रोजगार बेहतर मिले उत्तराखंड वासियों को, इस पर भी फोकस अब होगा। स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के साथ भी मुलाकात होगी सीएम धामी की। सीएम धामी की लाभार्थियों से मुलाकात होगी। स्वयं सहायता समूहों के साथ सीएम मुलाकात ये करेंगे। उद्यमियों के साथ बातचीत करेंगे। स्टार्टअप के लोगों के साथ भी सीएम करेंगे बात। रुद्रप्रयाग की तस्वीर, स्टार्टअप के लोगों के साथ सीएम धामी की बातचीत। स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के साथ भी मुलाकात होगी सीएम धामी की। ये जानेंगे कि आखिर बताइए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना आपको लाभ मिला, जो सरकारी योजनाएं वो धरातल पे कितनी उतरी, और स्टार्टअप कैसे अब बेहतर हो। विकास योजनाओं का लोकार्पण भी होगा, शिलान्यास भी होगा। सीएम धामी हमेशा एक्टिव मोड में दिखाई देते हैं, क्योंकि एक बार फिर से इन्हें मौका दिया था प्रदेश की जनता ने, और उसी पर खरा उतरना है, बेहतर काम करना है, और एक बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पर। विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों से मुलाकात, कितना उनको बेहतर लाभ मिला, और भी कई बड़े कार्यक्रम। रुद्रप्रयाग के दौरे पर सीएम धामी। स्टार्टअप के लोगों से सीएम धामी मुलाकात करेंगे, लाभार्थियों से बातचीत करेंगे, और जो सरकारी योजना है कितनी बेहतर हो, क्या इसका फायदे मिला, ये भी जानेंगे। सहयोगी हितेश लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। हितेश, ताजा अपडेट क्या है सीएम धामी के दौरे को लेकर, और कौन सी बड़े कार्यक्रम और जो योजनाओं का शिलान्यास होने वाला है उस बारे में भी बताइएगा हितेश। जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग और जलप्रयाग में रहने वाले हैं, और शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, क्योंकि महिलाओं को लेकर भी एक बड़ी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार महिलाओं के साथ में उत्तराखंड के अंदर घटनाएं घटती है, उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो कहीं आज जिस तरीके से उनका दौरा देखा जा रहा है, तो उस लिहाज से आज महिलाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। हितेश, अगर बात करें लाभार्थियों से जब मुलाकात होगी सीएम धामी की, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी योजनाएं रही हैं, लोगों को कितना लाभ मिला, ये भी समय समय पर जानना बेहद जरूरी है। शायद ये भी पूछने वाले हैं आज के दिन। हितेश, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश पूरी जानकारी के लिए। अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक। तो लाभार्थियों से भी मुलाकात सीएम धामी की। रुद्रप्रयाग का ये दौरा, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, 2024 के पहले कई बड़ी योजनाएं भी लोगों तक पहुंचानी है। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पर आज महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने नारी निकेतन में नवनिर्मित 40 बेड के शयन कक्ष का लोकार्पण किया। वहीं राजकीय बाल गृह केदारपुरम में भी नवनिर्मित 20 बेड के शयन कक्ष का भी लोकार्पण मंत्री रेखा आर्या ने किया। उन्होंने कहा कि नए कमरों के बन जाने से यहां पर रह रही बेसहारा महिलाओं को अब किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।
सेक्शन में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये वो सेक्शन है जहाँ पर हमारे समाज से उत्पीड़ित या विधि विरुद्ध या ऐसे असहाय लोग यहाँ पर संरक्षण प्राप्त करते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वह बालक हो या बालिका हो, उनको पूरा संरक्षण देने का काम जो हमारी सरकार इस संस्था के माध्यम से करती है। हमारे नारी निकेतन में जो हमारी मानसिक रूप से विकसित महिलाएं हैं, वो लंबे समय से हम लोग ये देख रहे थे कि उनकी जो सोने की, रहने की जो व्यवस्था थी, उसमें हमें उसको विस्तार करने की आवश्यकता थी, क्योंकि दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही थी, एक बेड पे 2-2 महिलाएं आ रही थी। उसको देखते हुए मैंने अपने पूर्व के कार्यकाल में जो है इसके विस्तार को लेकर पहल करी और आज उसका हम बड़ा फलित रूप देख रहे हैं कि आज 40 बेडेड जो है वो कक्ष आज इनॉग्रेट हुआ है, जो लगभग 1 करोड़ 43 लाख का जो है बनकर तैयार हुआ, आज उसका उद्घाटन हुआ है। सहयोगी हितेश एक बार फिर से लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। हितेश, बाल गृह केदारपुरम में जो लोकार्पण किया जा रहा है, कितना बड़ा देखिए सफलता इसे माना जाए और कितना लोगों को लाभ मिलने वाला है इससे? हितेश जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने पहले भी महिलाओं को लेकर बात की है, लगातार मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या हो, लगातार पिछले 5 सालों में विकास के कार्य महिलाओं को लेकर किए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो महिलाओं को लेकर कार्य है वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं और सुनिश्चित किए जाएंगे। और जिस तरीके से महिला एवं बाल गृह का जो शिलान्यास लोकार्पण यहाँ पर किए जा रहे हैं, पहले की जो स्थिति थी वहां पर एक बेड पर 2-2 महिलाओं को लेटने की दिक्कतें वहां पर होती थी, बच्चों को वहां पर रहने की दिक्कतें होती थी, नारी निकेतन में रुकने की वहां पर महिलाओं को बहुत सारी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर रेखा आर्या ने एक अलग भवन वहां पर दिया है, उसमें 50 से 60 ऐसे बेड हैं जिनमें वहां पर अब महिलाओं को रहने की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। जी चलिए हितेश, अगर बात करें ये जो तमाम योजनाएं हैं, इसका कितना लाभ मिलने वाला है आने वाले समय में बीजेपी को? क्योंकि देखिए चुनाव बेहद करीब है और 2024 के पहले कई ऐसी जो योजनाएं हैं, कई ऐसे वादे हैं जिसको देखिए अमलीजामा पहनाना भी जरूरी है। क्या माना जाए कि हाँ उन सब में सफल हो पाएगी बीजेपी, अगर इसको जोड़कर देखा जाए तो आगे की गतिविधियों से? जी बिल्कुल, देखिए अगर लोकसभा 24 के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा काम यहाँ पर महिलाओं को लेकर किया जा रहा है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहां पर भी महिला बाल गृह बनाने की कवायद तेज कर रहे हैं। वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के, बच्चों के या बालकों के रुकने की व्यवस्थाएं वहां पर पूरी जोर तरीके से वहां पर सुचारू रूप से जारी है। आने वाले समय में उनका भी शिलान्यास या लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या करने वाले हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोकसभा को लेकर। लेकिन हितेश, अगर शयन कक्ष की अगर बात करें तो सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी लोगों को इसमें? जी बिल्कुल, सुविधाओं की अगर हम बात करें तो रहने खाने की सुविधाएं महिलाओं को, बच्चों को, बालकों को वहां पर मिलने वाली है। उनके पोषण को लेकर भी वहां पर लगातार सरकार ने योजना तैयार करती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही पोषण को लेकर, बच्चों के भरण पोषण को लेकर एक अलग योजना वहां पर बनाई है, जिससे आने वाले समय में और अभी भी वहां के महिलाओं और बच्चों को मिलने वाला है। चलिए शुक्रिया हितेश पूरी जानकारी के लिए। चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड शासन ने दारोगा भर्ती घोटाले मामले में आरोपियों पर मुकदमा चलाने का आदेश अब दे दिया। दारोगा भर्ती घोटाले में परीक्षा के दौरान OMR शीट से छेड़छाड़ की बात सामने आई है। मामले में शासन का आदेश आने के बाद से भर्ती हुए दारोगाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कई दारोगाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी सामने आई है। खबर यह भी है कि जल्द ही प्रदेश का विजिलेंस डिपार्टमेंट मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी अब शुरू करने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर यह, शुरुआती जांच के बाद ही आरोपी दारोगाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आई है। हितेश लगातार अपडेट दे रहे हैं। हितेश, अगर बात करें जो छेड़छाड़ की गई है, जो ये मामला सामने आया, क्या अभी तक कार्रवाई की गई है? इस पूरे मामले में आखिर हुआ क्या था अभी तक? हितेश जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में यूपी SSSC का मामला हो या फिर उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती का मामला है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तराखंड पुलिस में भी बड़ी धांधली का मामला सामने आया है और इसमें लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए और हालांकि अब विजिलेंस के हाथ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खोल दिए हैं, क्योंकि जितने भी गलत तरीके से भर्ती दारोगाओं की हुई थी उनको लेकर कार्रवाई करने की बात कही है और इसमें लगातार गैंगस्टर की बात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो भी बैकडोर से भर्ती हुई है या गलत तरीके से जो भर्ती हुई है, धांधली से जो भी भर्ती हुई है, उसे निरस्त करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और विजिलेंस ने भी अब कार्रवाई शुरू कर दी है।
जी जी चलिए, लेकिन हितेश अगर बात करें भर्ती दारोगाओं में जो हड़कंप बचा हुआ है, आखिर ये भी देखिए एक तरह से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला ही होता है, तो फिर ऐसे में सवाल खड़े होते हैं जांच प्रणाली पर भी। और जब शुरुआती दौर था उस समय आखिर क्यों नहीं यहाँ पर देखा गया कि ये गड़बड़ियां सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए 20 साल से ज्यादा का उत्तराखंड हो गया है और लगातार यहाँ पर कांग्रेस की और बीजेपी की सरकारें रही हैं और लगातार जिस तरीके से लापरवाही का जो नजारा हमने देखा है और लगातार अब जिस तरह से जीरो टॉलरेंस और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हो, पहले की सरकारों ने जिस तरह से बैकडोर से धांधलियों से जो भर्ती करने का काम ये उत्तराखंड के अंदर किया है, तो कहीं ना कहीं इससे उत्तराखंड की छवि पर प्रभाव भी पड़ा है और लगातार फिलहाल विपक्ष की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। तो उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही जीरो टॉलरेंस की बात की, कोई भी भर्ती हो चाहे बैकडोर से हो चाहे गलत तरीके से, उसे निरस्त करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। जी चलिए हितेश बने रहिएगा, लौट कर आऊंगा। वे उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के साथ ही ब्लॉक प्रमुखों के लिए चुनाव की अब घोषणा कर दी है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव 13 अक्टूबर को, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव 14 अक्टूबर को होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ ही सभी 6 ब्लॉक में प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, उप प्रमुख, कनिष्ठ और उप प्रमुख के लिए चुनाव ये होंगे। तेरह अक्टूबर को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हरिद्वार पंचायत चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। पंचायत चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस समर्थित कई जिला पंचायत प्रत्याशियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद से कांग्रेस धामी सरकार पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल कर जीते हुए प्रत्याशियों को डरा धमकाकर पार्टी में शामिल कर रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं दावा किया कि सभी 6 प्रखंडों में बीजेपी के प्रमुख बनने जा रहे हैं। आज से बंद होकर के 23-24 यानी कि दीपावली की मध्य रात्रि को ही खोली जाएगी। इस बीच नहर में, इस पूरे गंगा संगठन में जितने फील्ड सफाई के संबंधित कार्य, पक्के कार्य, पुलों की मरम्मत और इस साफ सफाई इसके लिए बंद की जाती है और ये प्रतिवर्ष की जाती है। उनसे कोऑर्डिनेशन रहता है हम लोगों का और वहाँ पर कुछ कार्य, आवश्यक कार्य करा करके एविरल धारा से सीधे पानी वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। वहीं बड़ी खबर आई जहां पर हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर खबर है कि खानपुर विकास खंड से 9 निर्दलीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। राजधानी देहरादून पहुंचे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को समर्थन पत्र सौंपा। गौरतलब है कि खानपुर क्षेत्र से बीजेपी द्वारा घोषित ब्लॉक प्रमुख पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं और इस तरह हरिद्वार के कई प्रखंड प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित होने की बात सामने आ रही है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने समर्थन दिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ये समर्थन पत्र। संजय पुंडीर फिलहाल लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। संजय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों को समर्थन पत्र सौंपा गया, पूरी जानकारी क्या है, खबर से जुड़ी? देखिए सागर, हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस बार ऐतिहासिक जीत की है। हालांकि उसके बाद से ही लगातार निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में और ग्रामीण क्षेत्र से करीब 9 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाजपा का दामन थामा है। हालांकि अब जिस तरह से उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुखों के चुनाव का ऐलान कर दिया है, तो सभी की इसमें भागीदारी होनी है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह कमर कस ली है, क्योंकि ये साफ हो गया है कि इस बार जो हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष बनना है वो भारतीय जनता पार्टी का ही होना है। क्योंकि हम है कि करीब 14 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती और उसके बाद लगातार जो अन्य जो प्रत्याशी है वो भी एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। सागर, लेकिन संजय, इससे बीजेपी कितनी मजबूत होगी? अगर समर्थन अगर दिया जा रहा है तो कितना फायदा होगा आने वाले समय में? देखिए सागर, बीते चुनाव की अगर बात कर लेते हैं तो बीते चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी थी, ग्रामीण चुनाव यानी छोटे चुनाव बोला जाता है इनको,
महज 3 ही सीटों में सिमट कर रह गई थी। लेकिन इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती मिलेगी। और जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी की पंचायत चुनाव में बल्ले बल्ले रही है, तो कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है वो तो बढ़ ही रहा है और जो सत्ता है वो भी देखने को मिल रही है। चल ठीक है, बने रहेगा संजय, लौट कराऊंगा। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाले उत्तराखंड गंगनहर को दिवाली तक बंद कर दिया गया। वार्षिक मेंटेनेंस के लिए हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से गंगनहर का प्रवाह रोक दिया गया, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में पेयजल संकट पैदा होने की बात कही जा रही है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा हर साल दशहरा की रात से दीपावली तक गंगनहर बंद की जाती है। इस दौरान गंगनहर की साफ सफाई और मरम्मत का काम किया जाता है। हर की पौड़ी पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में गंगा जल छोड़े जाने की बात सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कही है। आज से बंद होकर के 23-24 यानी कि दीपावली की मध्य रात्रि को ही खोली जाएगी। इस बीच नहर में इस पूरे गंगा संगठन में जितने सिल्ट सफाई के संबंधित कार्य, पक्के कार्य, पुलों की मरम्मत और इस साफ सफाई इसके लिए बंद की जाती है और ये प्रतिवर्ष की जाती है। उनसे कोऑर्डिनेशन रहता है हम लोगों का और वहाँ पर कुछ कार्य, आवश्यक कार्य करा करके एविरल धारा से सीधे पानी वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए, संजय पुंडीर लगातार लाइव जुड़े हुए अपडेट दे रहे हैं। संजय, ताजा अपडेट क्या है, कब तक गंगनहर को बंद किया गया है और बंद करने की मेन वजह क्या है? क्या हर साल ऐसा किया जाता है? निश्चित तौर पर सागर, हर साल की भांति इस साल भी गंगनहर को साफ सफाई के लिए बंद किया गया। हालांकि दशहरे के दिन इसको किया जाता है और दीपावली की मध्य रात्रि को इसको चलाया जाता है। तो कहा जा सकता है इसको लेकर जो विभाग के अधिकारी है वो पूरी तरह उन्होंने कमर कस ली, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा क्षेत्र होता है। इसको साफ सफाई के लिए दिवाली से पहले यहाँ पर किया जाता है और इसके लिए तमाम जो कार्य करने हैं उनके लिए भी आदेश जारी कर दिए हैं। सागर, शुक्रिया, लौट कराऊंगा संजय। फिलहाल देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, 24 घंटे के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट अब जारी किया गया है। 9 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के नदी नाले उफान पर हैं, लोगों से पहाड़ पर यात्रा न करने की अपील की गई है। नदियों नालों के किनारे बसे लोगों को चेतावनी और प्रशासन ने लोगों को सावधान भी किया। अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन की टीम। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पहाड़ों में घूमने का बड़ा शौक रहता है, तो ऐसे में ये चेतावनी उनके लिए जरूरी हो जाती है जब अलर्ट ये जारी किया गया है। पहाड़ पर यात्रा न करने की अपील है। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जो लोग नदियों के किनारे बसे उनके लिए भी चेतावनी है। प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने के लिए अलर्ट किया। अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन की टीमें भी, स्थानीय पुलिस प्रशासन सबको अलर्ट मोड पर। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी ऐसे मौके पर मुस्तैद हो जाती हैं। सहयोगी हितेश लगातार जुड़े हुए अपडेट दे रहे हैं। हितेश, ताजा अपडेट क्या है मौसम को लेकर? मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तराखंड के मौसम में इस तरह से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हितेश जी बिल्कुल, उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत 3 जिले ऐसे हैं जहां पर मानसून विभाग ने अपना अलर्ट जारी कर दिया है और लगातार एनडीआरएफ और जो एसडीआरएफ की टीम है उनको भी अलर्ट मोड पर रखा है। और जो बाहर से पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी अपील की गई है कि अभी सावधानी पूर्वक उत्तराखंड में है, क्योंकि भूस्खलन की स्थिति अभी जारी है और लगातार लैंडस्लाइड भी यहाँ पर हो रहा है। तो उसी की दृष्टिगत जो प्रशासन है वो नजर वहां पर बनाए हुए है। जी, लेकिन नितेश, क्या कुछ ऐसे एरिया जिन्हें चिन्हित किया गया हो कि इस एरिया में पर्यटक ना जाए जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा है? जी बिल्कुल, देखिए कुमाऊं मंडल हो या गढ़वाल मंडल हो, क्योंकि चार धाम की यात्रा चल रही है और चार धाम के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा लैंडस्लाइड वहां पर देखी जाती है, भूस्खलन वहां पर देखा जाता है, जिसके कारण वहां पर जो रास्ते हैं वो चौक हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। उसी के दृष्टिगत जो आपदा प्रबंधन विभाग है उन्होंने भी आम जन से और बाहर से आने वाले पर्यटकों से अपील की है, क्योंकि जो बाढ़ का जो खतरा है वहां पर वो भी बढ़ रहा है, जिसके कारण वहां पर येलो और ऑरेंज अलर्ट अभी प्रशासन द्वारा किया गया है। जी चलिए, शुक्रिया हितेश पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में लगातार बारिश का अलर्ट ये जारी किया जा रहा है। ये चेतावनी इसीलिए ताकि लोग
तो तटीय इलाकों में बसे लोगों को सावधान किया गया। ग्राफिक्स के जरिए भी आप देखिए जो चेतावनी जारी की गई है। अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन की टीमें अब